Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and myself Aditi, your UGC NET Home Science Faculty and यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि बिगनर्स जो हैं, अब आपको पता है कि आंसर कीज जो है वो आउट हो गई थी प्रोविजनल आंसर की एंड जल्दी ही आपकी फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए जो स्टूडेंट इस साइकिल में नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने अभी से ही दिसंबर के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे। सो जिनको लगता है उनकी आंसर कीज के हिसाब से कि जो नहीं क्लियर कर पाएगा इस टाइम जेआरएफ और नेट, उन्होंने अभी से दिसंबर के लिए पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 1 एंड होम साइंस को आपको कैसे बैलेंस करना है। अगर आप एक बिगनर है तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और आप कैसे हाई स्कोर जो है वो पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम डिस्कस करते हैं एक बिगिनर से, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एक बिगिनर ही होता है। आप किसी भी चीज में चले जाओ, आपको शुरुआत करनी ही पड़ती है। सो बिगिनर की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी मेरी क्लास का टाइम है, जैसे अगर कोई होम साइंस स्टूडेंट है, अगर मेरी क्लासेस को देखता है तो जो फ्री क्लासेस है ना, उसकी जो हमारे टाइम है फ्री क्लासेस की, वो 3 PM हमारी यूट्यूब पर होती है मंडे टू फ्राइडे एंड मास्टर क्लास होती है 4 बजे। ये हमारे ऐप पे होती है, टेक्स्ट बुक के ऐप पे होती है। एंड 11 बजे मेरी सुबह फाउंडेशन पेड बैच की क्लास होती है 11 से 12:30, जिसमें यहाँ पर हम पेड बैच में पढ़ते हैं, जो भी आपके सिलेबस है वो सब चीजें यहाँ पर कराई जाती है। सो आप मेरी फ्री क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में जाता है। ऑल्सो आप एक डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपने डाउट क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो। सो जो भी होम साइंस एस्पिरेंट है, प्लीज आप ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज डिस्कशन ग्रुप यूजीसी नेट होम साइंस। तो एज वी आर टारगेटिंग द होम साइंस स्टूडेंट्स, तो हम पेपर 1 के साथ कैसे होम साइंस सब्जेक्ट को बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो हम बहुत बेसिक से एक शुरू करते हैं कि नेट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज है कि यार नेट क्या होता है। सो इट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए होता है। इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर देन आपके पास नेट होना चाहिए, नेट क्वालिफाई आप होना चाहिए। अगर आपका सपना है पीएचडी करना, देन आपको सरकार जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। अगर आपका जेआरएफ क्रैक होता है तो आपको जो क्या बोलते हैं, आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पीएचडी की जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज द यूजीसी नेट। एक बार हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेट के एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जिन्होंने भी मास्टर डिग्री की है होम साइंस के अंदर, वो यहाँ पर एलिजिबल है। एटलीस्ट आपके पास 55% जो है मार्क्स होने चाहिए। एंड यहाँ पर अगर कोई ओबीसी कैटेगरी, SC ST PWD कैटेगरी से, तो आपको 50% मार्क्स आपकी मास्टर्स में चाहिए। तो अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी पहले मैच होनी चाहिए, अगर आप अपियर हो रहे हो इस एग्जाम के अंदर। एंड जिनका अब एक नया रूल आया था, जिनका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। मींस जिसका बैचलर्स 4 साल का है, वो लोग भी नेट का एग्जाम जो है दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया है 75% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए इन योर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। नाउ व्हाट शुड बी द एज लिमिट, आपकी एज लिमिट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है। सो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है दूसरी कैटेगरीज के लिए, जैसे कि SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, इनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है कि आप एग्जाम आगे दे सकते हैं। नाउ एग्जाम पैटर्न क्या आता है, हम एक बिगिनर से शुरू कर रहे हैं तो हम बिगिनर को ही टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल जो मार्क्स होते हैं दैट इज 300 मार्क्स। 300 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 2 डिवीजन होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन आता है, पीपल एनवायरमेंट आता है, आईसीटी आता है। दिस इज पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 कॉमन रहता है। 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का आपका पेपर 1 हो गया। एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे हम अभी होम साइंस स्टूडेंट की बात करें तो पेपर 2 होम साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, तो सबका पेपर 2 उनके मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट के हिसाब से
से होता है एंड सीबीटी मोड में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर कोई एक नया बच्चा है, अगर कोई एक बिगिनर है जिसको नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं लिख कर लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा, आपको ये जानना होगा कि कैसे एग्जाम आता है, आपको पैटर्न को, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड सिलेबस फर्स्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनटीए की वेबसाइट पर जाके लेटेस्ट जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है। टॉपिक कौन सा आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर से, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द होम साइंस सब्जेक्ट, पिछले 2-3 साइकिल से टेक्सटाइल और ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेटेज बहुत ज्यादा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप उस टॉपिक की डीप नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसेंट क्वेश्चन ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, जैसे पहले के समय में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते थे, आज असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। आज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, सीक्वेंसिंग फॉर्म में, कोडिंग फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ना, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको डेली और वीकली टारगेट बनाना है कि आज हमें ये टॉपिक खत्म करना, आज हमें इसके क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करने हैं। आप वीकली पूरा अपना टारगेट भी बना सकते हो कि एक वीक में हमें ये वाला यूनिट तो खत्म करना ही करना है, चाहे हम कैसे भी करें। देन आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है। जैसे मैं होम साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो टेक्सटाइल बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। इट इज अ न्यू यूनिट बेसिकली फॉर द फूड साइंस स्टूडेंट। तो आपका वो वीक एरिया हो गया, स्ट्रॉन्ग एरिया आपका फूड साइंस हो गया। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को फोकस करना। जो वीक एरिया है ना वो आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है ताकि आपके आगे डीप कंसेप्ट क्लियर हो सके, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको थोड़ा सा आप अगर मिनिमम पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। आपको एटलीस्ट 1-2 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मत सोचिए कि अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन तो हम सितंबर में जाकर पढ़ेंगे, नो, सितंबर में आपका रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप प्लानर ट्रैकर्स बनाओगे, जैसे हमारा अगर टेक्स्ट बुक के ऐप पे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास आपके डैशबोर्ड पे आपका ट्रैकर आता है कि आप कहाँ तक पहुंच गए हो। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आने लगता है ना। तो आप अपनी ट्रैकिंग, अपनी प्रिपरेशन की ट्रैकिंग भी खुद कर सकते हो। एंड अब बात हम करते हैं कि क्या आपको स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। सबसे पहला तो जो एनटीए का ऑफिशियल मटेरियल है वो आपको यूज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक और जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स है वही पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेशन लिया था होम साइंस स्टूडेंट के लिए कि बुक्स और रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, तो आप उन सारे बुक्स को जो है रेफर कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जैसे नोट्स आते हैं, आपके मास्टर डिग्री के नोट्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। एंड जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पे फाउंडेशन बैच में बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग यूट्यूब सेशंस में आते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग का कंटेंट भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स को भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये बन गया कि यार आपको ना सिर्फ एक ऑथेंटिक सोर्स को ही पढ़ना है। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है तो प्लीज आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। मैक्सिमम ट्राई कीजिए जो बिगिनर्स बच्चे हैं कि मॉक टेस्ट, जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट या एक यूनिट का टारगेट बनाकर चलो, जब आपकी एक यूनिट खत्म हो गई तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसी यूनिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं, ताकि आप आइडिया लगा सको कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं 300 में से और आपने कितना समय लिया है। तो उससे क्या होगा, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपका टाइम भी मैनेज होगा और आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाओगे, है ना। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। अपनी गलतियों से आपको सीखना है, आपको ये देखना है कि आपने क्वेश्चन कौन सा गलत किया है और उसको आप कैसे सही कर पाओगे नेक्स्ट साइकिल में। तो इसलिए आपको अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है और रिवीजन तो करना ही है। बिना रिवीजन के आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में बिगिनर ऐसा सोचता है हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे, डेली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, वैसे ही आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आनी चालू हो जाएंगी। एंड एटलीस्ट आपको 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। जैसे मैं पेपर 1 की बात करूं तो उसमें डीआई की प्रैक्टिस स्टूडेंट नहीं करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करते कि चलो एग्जाम में आएगा पैसेज, उसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। नो, अब पैसेज भी बहुत मुश्किल आते हैं आपके एग्जाम में। और जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो, मीन्स अगर आप 300 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। उसमें आप अपना
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते हो, आप डीआई भी बनाते हो, तो आपको पता चलता है कि कितना समय लगता है एक डीआई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में। तो प्लीज एग्जाम से पहले सब लोगों को 8 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो लगाने चाहिए एंड आपको रिवीजन पे फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, फ्लैश कार्ड्स मतलब जो बिल्कुल पॉइंटर्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, इनसे आपको रिविजन करना है। रिविजन का मतलब ये नहीं कि जो डेफिनेशन दिया उसको चिपका दिया नोट्स में, नो, वो बुक में है, वो आपको पढ़ने की जरूरत वो नहीं है, आपको नोट्स में वो गिवन है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हाइलाइटर्स लिखो, पॉइंटर्स लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, क्योंकि जब आप डायग्राम फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू होता है। फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, फैक्ट्स को रेगुलरली रिवाइज करो। जैसे अगर मैं होम साइंस में टेक्सटाइल यूनिट की बात करूं तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल याद करना बहुत मुश्किल है, स्टिचेस के नाम, एम्ब्रॉयडरीज के नाम, तो आप कैसे याद करोगे? तो आप बार बार उस चीज को रिवाइज करोगे। फ्लैश कार्ड्स लगा लीजिए अपने रूम में, उठो सुबह एक बार उस पर ध्यान दो, रिविजन करो, ठीक है। आपको रिकॉल टेक्निक याद करनी है, प्रैक्टिस करो कि आपको क्या चीज आपने गलत की है उसको रिकॉल करो, कि कहां पे आपने मिस्टेक की उसको एनालाइज करो, ठीक है। देन पेपर 1 के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जैसे कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट है ना उसका सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी यूनिट भी आपकी रिसर्च और टीचिंग है ना, तो आपको इनको फोकस करना है। एंड साथ साथ आपको डीआई और रीजनिंग डेली लगाना है, ताकि जैसे कि मैंने एंड में बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो डीआई को, रीजनिंग को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स, हायर एजुकेशन पॉलिसीज हैं, इनसे अपडेट रहिए, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में अपडेटेड पॉलिसीज पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो हायर एजुकेशन यूनिट है उसमें जितनी भी नई अपडेशन आता है, जो भी नया अपडेट आता है उसको आपको याद रखना है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर किसी भी जो भी टॉपिक है आपका जिससे आपको लगता है कि नई अपडेशन होती रहती है, नई अपडेट्स होती है, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, तो वो आपको अपडेट रहना है उसके साथ। एंड जो भी आईसीटी के बेसिक टूल्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, MOOCs है, मूक्स है, इन सबको आपको लर्न करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नाउ होम साइंस के लिए मैं क्या टिप देना चाहूंगी, सबसे पहले जब आप पेपर 2, एनी पेपर 2, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, तो सबसे पहले आपको उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको टेक्सटाइल पता ही नहीं है कि क्या होता है तो आप कैसे स्पिनिंग, कैसे डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब पढ़ोगे? तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे किसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, मीन्स जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हम पढ़ते हैं, पॉलिसीज पढ़ते हैं, कब आई है पॉलिसीज, किसके द्वारा दी गई है, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब हमें ध्यान में रखना है। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन है, जैसे हमेशा FSSAI के कुछ प्रोग्राम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो जितने भी करंट अफेयर्स है, रिसेंट स्टडीज है, रिसेंट डेवलपमेंट है फॉर दिस 2025 ईयर, वो आपको पूरी रिवाइज करनी है। एंड डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ज्यादा समझ में आती है चीजें। तो एग्जाम्पल पढ़िए, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पिक्चर देखिए उस टॉपिक का, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एंड आपको जो मिस्टेक को अवॉइड करना है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार इग्नोर कर देते पेपर 1 को, कि हम तो, हमारा अपना सब्जेक्ट है पेपर 2 तो हम आराम से कर लेंगे क्योंकि ये हमने मास्टर्स में किया है, और पेपर 1 को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इजी मार्क्स बनते हैं आपके पेपर 1 में। जैसे आप रीजनिंग सॉल्व करते हो, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन, छोटे छोटे जो टॉपिक्स आते हैं, जो बच्चा पीएचडी करता है उनको रिसर्च के टॉपिक्स भी आते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। नो, यू हैव टू बैलेंस बोथ पेपर एंड पेपर 2, तभी आपका नेट और जीआरएफ निकलेगा। अगर आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपको पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि लास्ट में हम मैराथन्स देख के क्लियर कर लेंगे, तो इट इज अ ह्यूज मिस्टेक कि आप मैराथन देखकर आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जीआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो लास्ट मिनट पर जो आप किताब उठाते हो या लास्ट मिनट पर जो आप मैराथन से रिवीजन करते हो, इससे आपका जीआरएफ नेट नहीं निकलेगा। यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। 6 महीने का पूरा जर्नी होता है, इट इज अ ह्यूज सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस है आपका। तो ऐसे ही 1 मिनट में खत्म नहीं होगा, या लास्ट के 2-3 महीनों में वो खत्म नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टूडेंट स्किप करते हैं कि चलो यार छोड़ो, हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया और जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे। नो, कंसेप्ट, क्लैरिटी एंड पीवाईक्यूज अलग है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपका माइंड नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और पैसिव स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। आप बिना लिखे कि आप बस पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में सब फिट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू राइट इट, आपको लिखना है। जब आप लिखते हो ना तो आपको चीजें रिवाइज होती हैं कि आपने क्या नोट्स बनाए हैं। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको लिखा हुआ याद आता है, पढ़ा दिमाग में फिट हो जाता है लिखकर, है ना।
जैसे हम स्कूल में करते थे ना राइटिंग, मम्मी बोलती थी चलो लिख कर दिखाओ, तो लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड ज्यादा अच्छे से काम करता है, आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और आपको याद भी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। एंड फाइनल चेकलिस्ट बिगिनर्स के लिए क्या है, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट अच्छे टॉपिक्स, अच्छे नोट्स आपको जो आपने बनाए उनको रिवाइज करना है। 3 से 5 साल पुराने, मैक्सिमम 5 इयर्स पिछले PYQs आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको OMR शीट, वैसे तो OMR का जमाना गया, ऑफलाइन एग्जाम नहीं आता है, ऑनलाइन जो आपके एग्जाम आता है उसको आपको देखकर जाना है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर जाना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, दैट इज इनफ, और ये आपका फुल मॉक लेंथ में हो जाएगा। आपको काम रहना और कॉन्फिडेंट रहना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है बिना हार्डवर्क के। तो बिना आप मेहनत करे आगे नहीं बढ़ सकते हो। काम रहो, पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखिए और अपने आगे मेहनत करते रहो। ठीक है, तो ये चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी फॉर अ बिगनर, और इन चीजों का ध्यान प्लीज सब लोग रखिएगा। एंड यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट दिसंबर का टारगेट बनाकर चल रहे हैं या नेक्स्ट जून का टारगेट बनाकर चल रहे हैं तो उनके लिए एक सेल यहाँ पर चली हुई है, फिर सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर जो स्टूडेंट फाउंडेशन पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं होम साइंस के, तो वो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है जो है ADITIR, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। तो ये सारे आपके पास ऑफर्स चले हुए हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हो। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आफ्टर दिस द प्राइस विल गो राइज एंड आपको फिर महंगा पड़ेगा, तो इसलिए इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच तो प्लीज आप ये सब चीजें एक बार ध्यान में रखिए। एंड अलोंग विद दिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता ही चुकी हूँ। सो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं प्लीज एक बार याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से अच्छे तरीके से सब लोग मेहनत करते रहिए। टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आप लोगों के साथ है, क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, पेड बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल। आपकी मर्जी आप कैसे पढ़ते हो, यू जस्ट हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ताकि आप एक GRF को क्रैक कर सको। तो आपको राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्रिपरेशन की जरूरत है और राइट प्रिपरेशन, राइट स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। सो एक बार इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा, अपने आप में एडेप्ट करिएगा इस चीज को, ठीक है, ताकि आप जो है GRF के करीब पहुंच सको। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।